तो खबर यह है कि अयातुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई है। तेहरान में प्रार्थना के लिए हॉल तैयार किया जा रहा है और अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग शामिल होने वाले हैं। 4 जुलाई की तारीख पहले दे दी गई थी। हर कोई ये जानना चाहता था कि अगर अयातुल्लाह अली खामनेई इस पूरी दुनिया को छोड़ करके जा चुके हैं तो उनकी एक भी डेड बॉडी की तस्वीर क्यों नहीं है, उनका अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया गया। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इसके लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। फ्लाइट्स भर भर के दुनिया भर से लोग पहुंच रहे हैं जो अयातुल्लाह अली खामनेई को मानते थे। इसके अलावा दुनिया भर में न्योता भी पहुंचाया गया है अयातुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। तो अब तेहरान में इसकी तैयारियां भी तेज हो गई हैं। एक बड़ा हॉल तैयार कर लिया गया है। सबकी निगाहें 4 जुलाई की तारीख पर टिकी हुई है। तो तेहरान में जो हॉल तैयार किया जा रहा है उसे इस लिहाज से तैयार किया जा रहा है कि पूरी दुनिया से लोग आने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरानी नेतृत्व के खिलाफ बड़ी साजिश सामने आई है। जहां ईरानी सांसद गदनफरी ने बड़ा दावा कर दिया है। सांसद हैं ये, मुस्तफा के खिलाफ तख्तापलट की साजिश हो रही है, ये गदनफरी की तरफ से दावा किया गया। उनका कहना है कि ईरान सरकार ने नहीं की है कोई भी आधिकारिक पुष्टि। तो ये बड़ी बात है कि जहां एक तरफ हर कोई ये जानना चाह रहा था कि अयातुल्लाह अली खामनेई के जाने के बाद कौन उनकी गद्दी संभालेगा, तो दूसरी तरफ ईरानी सांसद गदनफरी कह रहे हैं कि मुस्तफा के खिलाफ तख्तापलट की साजिशें रची जा रही है। और यह भी सच है कि पूरी दुनिया ने अभी तक मुस्तफा खामनेई को नहीं देखा है और ऐसे में वो अपने पिता के जनाजे में भी शामिल होने के लिए नहीं जाने वाले हैं। अब क्यों नहीं जाने वाले हैं, चलिए वो मैं आपको समझा देती हूँ। कहते हैं जंग में कोई भी जीते कोई भी हारे, नुकसान दोनों पक्षों को उठाना पड़ता है। अमेरिका और इजराइल ने भले ही अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के रूप में एकमात्र कामयाबी हासिल की, लेकिन उसके बाद से वो जंग से बाहर निकलने के लिए फड़फड़ाते नजर आया है। और अब जंग के बीच में शांति समझौते के प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन इस दौरान अयातुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार की तैयारियां भी की जा रही है। लेकिन उन्हीं की अंतिम विदाई अधूरी नजर आ रही है, क्योंकि उनकी अंतिम यात्रा में उनके बेटे और ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई शामिल नहीं होने वाले हैं। क्यों नहीं होने वाले, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान में गम का माहौल है। जंग से हुई भीषण तबाही के बीच अयातुल्लाह अली खामनेई को आखिरी विदाई देने के लिए भव्य तैयारियां चल रही हैं। देश विदेश से करीब 1.5 से 2 करोड़ लोगों के जुटने की उम्मीद है। जमीन से आसमान और समंदर तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, लेकिन उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए खुद उनके बेटे मुज्तबा खामनेई ही मौजूद नहीं होंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई अपने पिता अयातुल्लाह अली खामनेई के जनाजे में शामिल नहीं होंगे। सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अयातुल्लाह हकीम इलाही ने इसकी पुष्टि कर दी है। इलाही के अनुसार मुज्तबा खामनेई की सुरक्षा को लेकर ये फैसला लिया गया है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। मीडिया में आई खबरों के अनुसार हकीम इलाही का कहना है कि मुज्तबा खुद अपने पिता के जनाजे में शामिल होना चाहते हैं और अपने समर्थकों के बीच आना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें समारोह से दूर रहने को कहा है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि वर्तमान हालात में मुज्तबा का सार्वजनिक रूप से सामने आना खतरे से खाली नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि ईरानी सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि आयतुल्लाह हकीम इलाही ने कहा कि ये फैसला सुरक्षा दृष्टि से लिया गया, क्योंकि भले ही अमेरिका के साथ शांति समझौता हो गया हो, लेकिन दोनों पक्षों के बीच अभी भी गहरे अविश्वास के भाव हैं। ईरान का इजराइल के साथ भी तनाव बना हुआ है। इलाही ने बताया कि ईरान और इजराइल की दुश्मनी जग जाहिर है और खुफिया इनपुट्स हैं कि इस बड़े जमावड़े का फायदा उठाकर दुश्मन देश ईरान के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बना सकता है। इलाही का कहना है कि सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के अलावा कार्यक्रम में पूरे ईरान और दुनिया के 1.5 से 2 करोड़ लोगों के शामिल होने की उम्मीद है।
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने अमेरिका पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पश्चिमी एशिया में शांति और सुरक्षा को हमेशा कमतर आंका। उन्होंने खाड़ी के देशों से साफ तौर पर कहा कि वो अमेरिका और इजराइल के साथ हुए युद्ध से सबक लें और अपनी सुरक्षा नीतियों को उसी अनुसार तैयार करें। ईरानी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमेनिया ने कड़े सुरक्षा उपायों का ऐलान किया है। अकरमेनिया के अनुसार देश की सीमाओं पर सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा एयर डिफेंस फोर्स देश के हवाई क्षेत्र पर लगातार नजर रख रही है और सभी विदेशी उड़ानों पर विशेष नियंत्रण रखा जाएगा। सेना अंतिम संस्कार को भव्य और सम्मानजनक तरीके से संपन्न कराने के लिए अपने सभी संसाधनों को जुटा रही है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमले में आयतुल्लाह अली खामनेई समेत कई टॉप नेता और कमांडर्स मारे गए थे। उस हमले में मुश्तबा खामनेई भी घायल हो गए। हालांकि उन्हें ही देश का सुप्रीम लीडर बनाया गया और तब से वो अब तक सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए। ना ही उनका कोई ऑडियो या वीडियो सामने आया, जिसके कारण कई सुरक्षा एजेंसियों ने उनके सुरक्षित होने पर भी सवाल उठाए थे। अली खामनेई के अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम 4 जुलाई को शुरू होंगे, जो 5 दिनों तक चलेंगे। 4 और 5 जुलाई को राजधानी तेहरान के इमामी खुमैनी मौसाला प्रार्थना हॉल में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 6 और 7 जुलाई को तेहरान और धार्मिक शहर कोम में अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और 9 जुलाई को अंतिम कार्यक्रम ईरान के पवित्र शहर मशहद में होगा, जहां उन्हें शिया मुसलमानों के 8वें इमाम रजा के पवित्र दरगाह परिसर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रमों में देश विदेश की कई हस्तियां शिरकत करेंगी। इसी को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और चलिए विस्फोट में अब आपको दूसरी खबर से रूबरू करवाती हूँ। खबर यूरोप से है, जहां यूक्रेन का रूस पर एक बड़ा हमला देखने को मिला है और यह हमला बेलगोरोद के पावर सब स्टेशन पर किया गया है। हिमारस रॉकेट से सब स्टेशन पर हमला किया गया, उसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है वहां पर विस्फोट करके। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं बेलगोरोद से, जहां पर हिमारस से हमला किया गया है और इस पूरी जगह पर सिर्फ और सिर्फ विस्फोट, धुएं का गुबार और आग की लपटें ही देखी जा रही है। और ये हमले लगातार किए जा रहे हैं। सिर्फ ये एक जगह बेलगोरोद का हाल नहीं है, निप्रोपेट्रोवस्क से लेकर के तमाम जगहों पर इसी तरीके से हमले किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अच्छी खासी संख्या में लोगों की जान भी जा रही है। एक रिपोर्ट यहां तक दावा करती है कि 4 साल में जो युद्ध लड़ा गया है उसमें 16,000 आम नागरिकों की जान सिर्फ यूक्रेन के अंदर गई है। वहीं एक और खबर आ रही है, वो भी आपको दिखा देती हूँ। कीव पर बड़े हमले किए जा रहे हैं, उसमें आपने देखा कि किस तरीके से बेलगोरोद पर हमला हुआ। अब रूस का यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक बड़ा अटैक देखने को मिल गया है, जहां लॉजिस्टिक सेंटर पर यह हमला किया गया है, ये बताया जा रहा है। और सेंटर से धुएं का गुबार यहां पर भी उठते हुए नजर आया है। तो एक तरफ हिमारस से सब स्टेशन पर निशाना बनाया गया, बेलगोरोद के पावर सब स्टेशन पर अटैक किया गया है। दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में लॉजिस्टिक सेंटर पर हमला किया है, जिसके बाद धुएं का गुबार उठता हुआ वहां से नजर आया है। ये तस्वीरें भी कीव से ही सामने आई है। वहीं युद्ध का एक मोर्चा जो यूरोप में पिछले 4 साल से धधक रहा है और यूक्रेन बीते 4 साल से ज्यादा समय से रूसी बारूद की बारिश झेल रहा है। हालांकि यूक्रेन ने रूस के कई अहम ठिकानों पर बमबारी की, उसकी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया। यहां तक कि पुतिन ने भी मान लिया कि रूस को नुकसान हुआ है, लेकिन इन हमलों से पुतिन का गुस्सा फूट पड़ा और यूक्रेन तबाही झेलते हुए नजर आ रहा है। रूसी सेना ने यूक्रेन के कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया है। कहां कहां क्या क्या तबाही आई है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाती हूं।
रूस और यूक्रेन युद्ध को 4 साल से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अभी तक ना तो कोई पक्ष पूरी तरह जीत हासिल कर सका और ना ही दोनों पक्षों ने बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाई। रोजाना यूक्रेन और रूस की सेनाएं एक दूसरे की जमीन को दहला रही हैं। युद्ध की शुरुआत में समझा गया था कि रूस कुछ ही दिनों में यूक्रेन पर जीत हासिल कर लेगा, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय सहयोगियों से मिले हथियारों और अपने हौसले की बदौलत ज़ेलेंस्की के जवान अब तक मैदानी जंग में डटे हुए हैं। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ 40 दिन के स्पेशल ऑपरेशन की शुरुआत की, जिसमें रूस की आर्थिक रीढ़ यानी तेल और गैस के कारोबार को भारी नुकसान पहुंचाया गया, जिसके जवाब में अब रूस ने यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाई। पुतिन के जवानों के जबरदस्त अटैक की वजह से यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई इलाकों में तबाही हुई। इमरजेंसी सर्विसेज के अनुसार हमले में कीव में 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 90 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। ज़ेलेंस्की सरकार के मंत्री के अनुसार राजधानी के लिए बीती रात बेहद खौफनाक रही। बताया जा रहा है कि रूस के ड्रोन और मिसाइलों की चमक से रात रोशन हो गई और कीव में जोरदार धमाकों की गूंज सुनाई दी। आसमान में काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया और एयर डिफेंस की फायरिंग से निकली रोशनी की लकीरें हवा में दिखाई दी। अधिकारियों के अनुसार शहर में 30 से ज्यादा जगहों पर नुकसान हुआ, जिनमें लगभग 20 रिहायशी इमारतें शामिल हैं। बताया जा रहा है कि कीव में 3 से 4 बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी, जिसमें लोग दहशत में आ गए। बताया गया कि कीव के डेस्नियान्स्की में लोग एक क्षतिग्रस्त 9 मंजिला इमारत के अंदर फंस गए और डानित्स्की में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा ढह गया। वहीं यूक्रेन के मध्य निप्रोपेट्रोवस्क में रूसी हमले में एक बच्ची की मौत हो गई, 4 लोग घायल हो गए। ये सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य थे। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के अनुसार बमबारी सिर्फ सैन्य या सेना से जुड़े ठिकानों पर की गई। दरअसल यूक्रेन पर रूस के हवाई हमलों में बार बार आम नागरिकों के इलाकों को निशाना बनाने के आरोप लगते रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जंग में 16,000 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक मारे गए। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार हमले में कीव और उसके आसपास हथियारों की फैक्ट्रियों और ऊर्जा सुविधाओं और यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में सैन्य हवाई क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। इसके लिए लंबी दूरी के हथियारों और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेनी एयरफोर्स के अनुसार हमले में रूस ने कुल 74 मिसाइलें और 496 ड्रोन दागे। रूस के हमलों से कीव में लोग दहशत में आ गए। आनन फानन में सरकार की ओर से अलर्ट जारी किया गया और लोगों ने मेट्रो के अंडरग्राउंड सबवे स्टेशंस में शरण ली। दावा किया जा रहा है कि 50,000 से ज्यादा लोगों ने सबवे स्टेशन में शरण ली। साफ है कि यूक्रेन ने रूस को बातचीत के टेबल पर आने के लिए मजबूर करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन ये ऑपरेशन अब बैकफायर करता नजर आ रहा है। पुतिन का गुस्सा अब यूक्रेन को जला डालने की ओर बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।